हेलो स्टूडेंट, नाम डी सूर्य देवांगन, पद अतिथि व्याख्याता, विभाग कॉमर्स विभाग, महाविद्यालय शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय बालोद। विषय बीमा कंपनी के लेखे, इकाई फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट। अब आइए हम डिस्कशन करते हैं बीमा कंपनी के लेखे। तो अकाउंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, व्यापार में बहुत से प्रकार के जोखिम होते हैं, इसलिए व्यापारी को व्यापार करते समय भय बना रहता है कि भविष्य में अगर कोई दैवी आपत्तियां तथा अन्य प्रकार से कोई बाधा आ गई और उसे हानि हुई तो उस हानि से हम किस प्रकार रक्षा कर सकते हैं या रक्षा किया जा सकता है। तो विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की बीमा कंपनियां हैं। इनका कार्य बीमा कराना होता है। बीमा का जो उद्देश्य है, व्यक्ति को भविष्य में होने वाली कुछ निर्धारित हानियों से बचाना है। जो बीमा कराता है उसे प्रीमियम राशि देनी पड़ती है, इसके बदले में हानि होने पर उसे क्षतिपूर्ति किया जाता है। अब आइए डिस्कशन करते हैं बीमा के प्रकार। बीमा के दो प्रकार होते हैं, एक तो सामान्य बीमा होती है और दूसरा जीवन बीमा होता है। सामान्य बीमा के अंदर जो होता है वो अग्नि बीमा, समुद्री बीमा और विविध बीमा। तो आइए हम डिस्क्राइब करते हैं एक एक को। सबसे पहले जानते हैं कि सामान्य बीमा क्या होता है। तो सामान्य बीमा का आशय जो है जीवन बीमा के अतिरिक्त अन्य प्रकार के बीमा से है। बीमा अधिनियम की धारा 2(6)(b) के अनुसार सामान्य बीमा व्यवसाय को अग्नि, समुद्री या विविध बीमा व्यवसाय के रूप में परिभाषित किया गया है। चाहे यह अकेले चलाया जाए या इनमें से एक से अधिक को मिलाकर चलाया जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो सामान्य बीमा है यह खाली अग्नि बीमा हो या इसमें तीनों बीमा शामिल हो, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा या विविध बीमा शामिल हो, तीनों मिलकर एक साथ चलाया जाए। इसके अंतर्गत जो है निम्न बीमा होता है, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा और विविध बीमा। तो आइए अग्नि बीमा के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्या होता है अग्नि बीमा? तो अग्नि बीमा के अंतर्गत बीमा कंपनी जो है बीमा कराने वालों को वितरित राशि के बदले, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, उस क्षति की पूर्ति करने का वचन देता है जो कि उस व्यक्ति को आग लगने के कारण उठानी पड़ी हो, पर यह राशि पॉलिसी की राशि से अधिक नहीं हो सकती। तो अग्नि बीमा जो है क्षतिपूर्ति जो होती है वो पॉलिसी की राशि से अधिक नहीं हो सकती है। समुद्री बीमा, इस बीमा कंपनी जो के अंतर्गत जो है बीमा कराने वालों से एक निर्धारित राशि के बदले में, यानी जिसे प्रीमियम कहते हैं हम, उस क्षति की पूर्ति करने का वचन देती है जो उसे समुद्री जोखिम के कारण उठानी पड़ी हो या कोई प्रावधान के शर्तों के साथ उठानी पड़ी हो। समुद्री जोखिम में जहाज और इसके माल के डूब जाने या जल जाने, जहाज के फंस जाने, जहाज की भिड़ंत या जहाज को डूबने से बचाने के लिए माल को फेंकने इत्यादि में होने वाले नुकसान शामिल होते हैं। अब आइए डिस्कशन करते हैं विविध बीमा की, है ना। तो क्या होता है विविध बीमा? इस प्रकार के बीमा में या इस वर्ग में दुर्घटना बीमा, फसल बीमा, नियोक्ता को कर्मचारी द्वारा कपट या महत्वपूर्ण रोकड़ या माल के हस्तांतरण में होने वाली हानि का अमानती बीमा, साख बीमा, चोरी बीमा, लाभ की कमी का बीमा, कर्मचारी क्षतिपूर्ति के दायित्वों को पूरा करने के लिए बीमा, पेशेवर दायित्व की पूर्ति का बीमा इत्यादि को शामिल किया जाता है। अब डिस्कशन करते हैं जीवन बीमा के बारे में। तो जीवन बीमा के अंतर्गत जो है एक प्रीमियम के बदले में जीवन बीमा पॉलिसी की राशि या तो एक निश्चित अवधि समाप्त होने के बाद दी जाती है या मृत्यु के समय दी जाती है। तो ये तो हो गया बीमा के प्रकार। आइए अब हम देखते हैं सामान्य बीमा का वित्तीय विवरण, क्योंकि इसमें सामान्य बीमा के अंदर आता है अग्नि बीमा, समुद्री बीमा और विविध बीमा। तो अगर बोल दे आपके प्रश्न में कि अग्नि बीमा का वित्तीय विवरण तैयार कीजिए, तो हमें अग्नि बीमा के लिए जो है अलग आगम खाता तैयार करना पड़ेगा, समुद्री के लिए अलग करना पड़ेगा, विविध के लिए अलग करना पड़ेगा। उसी प्रकार हम सबका अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सामान्य बीमा का
वित्तीय विवरण। तो सामान्य बीमा का वित्तीय विवरण अगर हमें तैयार करने के लिए कहा जाए तो हम किस प्रकार तैयार करेंगे? तो इसमें सबसे पहले फॉर्म बी, जिसके अंतर्गत आप जो है रेवेन्यू अकाउंट यानी आगम खाता बनाएंगे। फॉर्म बी के तहत जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, लाभ हानि खाता। फॉर्म बी के अंतर्गत आपको बैलेंस शीट या चिट्ठा तैयार करना होगा। अब देखिए बीमा कंपनी में टोटल 15 शेड्यूल होते हैं। कितने? 15 अनुसूची होते हैं और उस 15 अनुसूची में हमें 4 अनुसूची आगम के लिए देना होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे आगम के बारे में। तो 15 अनुसूची में 4 अनुसूची जो है आगम खाता बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब जो कुछ महत्वपूर्ण बातें, यदि कोई सामान्य बीमा कंपनी एक प्रकार से अधिक सामान्य बीमा में कार्य कर रही है, जैसे सामान्य बीमा के कितने प्रकार हमने बताया अभी पढ़े, 3, अग्नि और समुद्री बीमा और विविध बीमा। तो यदि जो है सामान्य बीमा कंपनी एक प्रकार से, यानी मान लो जाए कोई अग्नि कर रहा है, सिर्फ अग्नि बीमा कंपनी ही चला रहा है ना, या उससे अधिक, यानी एक ही कंपनी अग्नि बीमा का भी देती है सुविधा, समुद्री बीमा और विविध बीमा का भी जो है हमें सुविधा प्रदान करती है, तो उसके संबंध में हमको क्या करना पड़ेगा? अलग अलग खाते बनाना पड़ेगा, है ना। तो अब एक जो है बीमा कंपनी, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि एक जो है बीमा कंपनी तीनों का अगर व्यवसाय करती है तो तीनों के लिए अलग अलग आगम खाता बनाना होगा। तथा समुद्री माल के अतिरिक्त विविध बीमा में निम्न वर्गों के लिए हमें जो है अलग से शेड्यूल तैयार करना पड़ेगा, जैसे मोटर है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति है, सार्वजनिक उत्पाद दायित्व है, इंजीनियर है, उड्डयन, व्यक्तिगत दुर्घटना है, स्वास्थ्य बीमा है या अन्य। इस प्रकार के लिए जो है हमें अलग से अनुसूचियाँ तैयार करनी पड़ेगी। दूसरा, प्रत्येक बीमा कंपनी को लेखांकन मानक 3 यानी AS 3 के अंतर्गत रोकड़ प्रवाह विवरण में निर्धारित प्रत्यक्ष विधि के आधार पर प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि रोकड़ जो है प्रवाह विवरण तैयार करते समय हम 2 प्रकार से तैयार करते हैं, तो प्रत्यक्ष विधि और दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि। तो हमें आगम खाता बना, जो बीमा कंपनी है उसका हम लेखा तैयार करेंगे, तो हमें प्रत्यक्ष मेथड का उपयोग करते हुए प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाना होगा। फिर आगम खाता, लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा में ठीक पिछले वित्तीय वर्ष की तत्संबंधी राशियों को भी दर्शाया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि इसमें जो है हम चालू वर्ष का राशि तो लेंगे ही, प्लस जो गत वर्ष की राशि है उसको भी इसमें शामिल करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है 1000 के गुणांक तक ही संख्या लेंगे, मतलब आपको जो है 1000 के गुणांक तक ही जो है आगे की संख्या लेनी है। ठीक है। अब आइए हम देखते हैं आगम खाता का प्रारूप कैसे बनाते हैं, वो भी सामान्य बीमा के लिए। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया है कि अगर जो है एक बीमा कंपनी या एक बीमा व्यवसाय एक से अधिक बीमा व्यवसाय करती है तो उसके लिए अलग अलग आगम खाता बनाना होता है। तो अभी हम सामान्य बीमा के लिए आगम खाता बनाएंगे। फॉर्म बी के अंतर्गत जो है इसमें पंजीयन संख्या और दिनांक जो है IRDA के प्रावधान के तहत होगा। बीमा नियामक एवं प्राधिकरण संस्था के अंतर्गत ये होगा। अब आइए हम आगम खाता बनाते हैं। और आगम खाता सामान्य बीमा कंपनी के लिए 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। अब इसमें हम जो है 4 कॉलम लेंगे, एक विवरण का, एक अनुसूची का, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि बैंकिंग कंपनी के अंतर्गत कितने अनुसूची होती है? 15, जिसमें 4 हम आगम खाता बनाने के लिए उपयोग करते हैं, चालू वर्ष का और गत वर्ष की राशि। तो सबसे पहला आता है शुद्ध प्रीमियम आय, प्रीमियम अर्न नेट, जिस शेड्यूल 1 के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो शुद्ध प्रीमियम आय, तो शुद्ध प्रीमियम आय में हम क्या क्या ये लेंगे? तो शुद्ध प्रीमियम आय में हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि शुद्ध प्रीमियम आय की गणना कैसे की जाती है, क्योंकि इसमें प्रीमियम प्राप्त होता है, कुछ समायोजन होता है जिसको हमको जोड़ना पड़ता है, फिर घटाना पड़ता है, तो उसके बाद कहीं जाके हमें शुद्ध प्रीमियम प्राप्त होता है। तो इसका हम फॉर्मेट बताएंगे। फिर उसके बाद आता है प्रॉफिट लॉस ऑन सेल, रिडम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिक्री से लाभ या हानि और विनियोग का शोधन।
फिर अन्य में आ जाता है कोई विदेशी कंपनी है, उससे कोई हमें जो है देय प्राप्तियां होती है। फिर उसके बाद ब्याज, लाभांश, किराया, वो भी सकल, अर्थात हम जो है ब्याज लेंगे, किराया लेंगे, लाभांश लेंगे, वो क्या लेंगे, सकल लेंगे, ग्रॉस लेंगे। ठीक है, शुद्ध नहीं लेंगे, उसका ग्रॉस लेंगे। तो ये हो गया, ये चारों जो है मद किसके अंतर्गत आता है, सूची 1 के अंतर्गत आता है। अब शेड्यूल 2 में आता है दावा, वो भी शुद्ध देय दावा। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मेट है, इसमें भी जो है कुछ समायोजन को प्लस करना होता है, कुछ को घटाना होता है, तब कहीं जाके शुद्ध देय दावा हमें जो है प्राप्त होता है। तो ये अनुसूची 2 के अंतर्गत है। फिर कमीशन, अब कमीशन जो है अनुसूची 3 के अंतर्गत है। तो इसमें कमीशन जो है ये भी जो है हमें शुद्ध निकालना पड़ता है, क्योंकि इसमें कमीशन जो है कंपनी को प्राप्त होता है ना, और कुछ कमीशन कंपनी को क्या करना होता है, देना होता है। तो प्राप्ति को क्या करते हैं हम, इसमें जो है घटा देते हैं और देय को जो है जोड़ते हैं, क्योंकि ये देय हमारा व्यय है और व्यय में फिर हमने कितना प्राप्त किया वो हम इसमें घटा देते हैं। फिर उसके बाद है बीमा कंपनी का परिचालन व्यय, किसी भी प्रकार का अगर व्यय है जैसे विदेशी में है तो ये बीमा व्यवसाय का परिचालन संबंधी व्यय। तो ये शेड्यूल 4 तक हो गया, 1, 2 और 3 और 4। फिर आएगा टोटल बी, इन सब का टोटल करेंगे तो क्या आएगा, बी। अब इसमें आगे हमें विविध अग्नि समुद्री या परिचालन लाभ या हानि को समायोजित करना है। फिर हमें टोटल सी प्राप्त होगा, जो कि सी बराबर ए माइनस बी, जो टोटल ए से जो है बी को माइनस कर देंगे, फिर हमें प्राप्त होगा सी, टोटल सी। अब आइए, अब हम इसमें सीखते हैं कि शुद्ध प्रीमियम प्राप्ति की गणना कैसे किया जाता है। हम शुद्ध प्रीमियम प्राप्ति की गणना कैसे करेंगे, तो इसमें जो होता है विवरण, और इसमें राशि का कॉलम 2 होता है। मैंने यहाँ पे चालू वर्ष, गत वर्ष का नाम दे के शो कर दिया है, यहाँ पे राशि और राशि, क्योंकि हमें शुद्ध राशि निकालने के लिए कुछ समायोजन करना होता है ना, तो इसलिए जो है यहाँ पे 2 राशि का कॉलम होता है। फिर उसके बाद देखिए, सबसे पहले क्या आइटम आता है, ये अनुसूची 1 के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रीमियम प्राप्त की राशि आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कितना प्रीमियम प्राप्त हुआ है। फिर आपको प्लस करना है प्रीमियम पर पुनर्बीमा प्राप्त, है ना, जो पुनर्बीमा करते हैं उससे जो प्रीमियम प्राप्त होता है उसको हम इसमें प्लस करते हैं। फिर उसके बाद अर्पित पुनर्बीमा पर चुकाया गया प्रीमियम, यानी जो है हम पुनर्बीमा पर प्रीमियम चुकाते हैं उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। फिर आ जाता है हमारा शुद्ध प्रीमियम। फिर असमाप्त जोखिम के संचय में परिवर्तन के लिए समायोजन, यानी कुछ समायोजन करना पड़ता है, जैसे आपको चालू वर्ष में अदत्त प्रीमियम, चालू वर्ष का अदत्त प्रीमियम है या गत वर्ष का अदत्त प्रीमियम है, तो इसमें चालू वर्ष के अदत्त प्रीमियम को जोड़ा जाता है और गत वर्ष के अदत्त प्रीमियम को क्या किया जाता है, घटाया जाता है, क्योंकि यह संचय। फिर जो हमें मान प्राप्त होता है वो कहलाता है शुद्ध प्रीमियम प्राप्त, है ना, क्या कहलाता है, शुद्ध प्रीमियम प्राप्त। तो यही शुद्ध प्रीमियम प्राप्त कहाँ जाता है, आपके आगम खाता के शेड्यूल 1 के अंतर्गत जाता है। तो ये हमने जो है प्रीमियम जो हमने लिखा है आगम में शुद्ध प्रीमियम प्राप्ति, तो पहले ये फॉर्मेट के अंतर्गत हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हम उसमें आगम खाता में उसकी राशि को लिखेंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो सामान्य बीमा कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए हमारे पास 15 अनुसूची होते हैं, जिसमें 4 अनुसूचियां हम आगम लेखा खाता बनाते समय उपयोग करते हैं। दूसरा, यदि प्रश्न में पुनर्बीमा के संबंध में कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं दिया है कि यह देय हो रहा है या प्राप्त हो रहा है, तो हम उस बीमा को देय मानकर क्या करेंगे, घटाएंगे। किसमें, प्राप्त प्रीमियम में उसको देय मानकर घटाएंगे। फिर तीसरा, यदि प्रीमियम को भारत या भारत के बाहर प्रश्न में बताया गया है तो इसको प्रीमियम को विभाजित करके दिखाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपके क्वेश्चन में दे दिया भारत से प्राप्त है या भारत से बाहर है ना, तो उस जो शुद्ध प्रीमियम हमारा आएगा उसको अलग से हम दिखाएंगे। फिर
चौथा है असमाप्त जोखिम के लिए संचय का समायोजन अनुसूची 1 अर्थात शुद्ध प्रीमियम प्राप्त में ही किया जाएगा। कहने का मतलब है असमाप्त जोखिम के लिए संचय मतलब चालू वर्ष का अग्रिम प्राप्त, गत वर्ष का अग्रिम प्राप्त, तो इसका जो समायोजन है, लेखा है, वो हम अनुसूची 1 अर्थात शुद्ध प्रीमियम प्राप्त में ही करेंगे। फिर छठवा है महत्वपूर्ण बात यह है कि पुनर्बीमा प्रीमियम, अर्पित प्रीमियम, पुनर्बीमा प्रीमियम की राशि को हम कमीशन घटाने से पहले ही शामिल करेंगे, क्योंकि हमें एजेंट लोगों को क्या देना पड़ता है, कमीशन देना पड़ता है। अब कमीशन देना है ना, तो उससे पहले जो है हम उस अमाउंट को नहीं घटाएंगे, और जो पुनर्बीमा प्रीमियम एक्चुअल में जो हमें मिला है या हमने दिया है, कमीशन घटाने से पहले उस राशि को इसमें शामिल करेंगे। अब जैसे हमारा जो है फॉर्मेट में बिक्री से लाभ एवं हानि है, दूसरा शेड्यूल नंबर 1 में दूसरा लेते हैं हम बिक्री से लाभ एवं हानि। तो बिक्री से लाभ एवं हानि जो होगा उसको हम अमाउंट को लिखेंगे। फिर अन्य में आ जाएगा, जैसे विदेशी कंपनी है और कोई व्यय हो रहा है तो वो अन्य में आ जाएगा। फिर ब्याज, लाभांश, किराया, सकल, ये जो है हमारा है ब्याज है, लाभांश है, किराया है, तो उसको सकल राशि में ही दिखाएंगे, शुद्ध राशि में नहीं दिखाएंगे। तो ये हो गया सूची फर्स्ट के अंतर्गत। अब सूची सेकंड के अंतर्गत, सूची 2 में जो है आपके फॉर्मेट में लिखा है, सूची 2 में है देय दावा, है ना, शुद्ध दावा हम वहाँ पे लिखते हैं। तो शुद्ध दावा की राशि कैसे करते हैं, शुद्ध देय दावा की राशि कैसे करते हैं, तो ये फॉर्मेट है। जहाँ पे शुद्ध लिखा है वहाँ पे आपको फिर एक फॉर्मेट बना के आपको पहले अमाउंट की गणना करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके वहाँ आगम खाता में आपको जो है राशि लिखनी होगी। अब शुद्ध दावा की गणना, शुद्ध देय दावा की गणना हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे चालू वर्ष और गत वर्ष दोनों वर्षों की राशि को हमें यहाँ पे शामिल करना है। यहाँ पे राशि और राशि 2 प्रकार की राशि रहेगी। अब देखो इसमें दावा भुगतान, एक्चुअल में हमने वास्तविक रूप से दावा भुगतान कितना किया है, फिर उसमें देय पुनर्बीमा दावा को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। फिर उसमें क्या कर देंगे, प्राप्त पुनर्बीमा दावा को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर हमें राशि प्राप्त होगी। फिर कुछ समायोजन करेंगे, जैसे चालू वर्ष का अदत्त दावा है तो उसको हम प्लस कर देंगे, और गत वर्ष का अदत्त दावा है तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इतना सब करने के बाद जो है हमें प्राप्त होगा राशि, जो राशि कहलाएगा शुद्ध देय दावा। क्या कहलाएगा, शुद्ध देय दावा। ठीक है, तो शुद्ध देय दावा, और फिर ये जो है आगम खाता में क्या हो जाएगा, हस्तांतरित हो जाएगा। तो ऐसे हमें प्रीमियम प्राप्त को, शुद्ध प्रीमियम प्राप्त को और दावा को अलग अलग हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, निम्नलिखित से शुद्ध प्रीमियम की राशि ज्ञात कीजिए। तो अब हमें शुद्ध प्रीमियम की राशि ज्ञात करना है, क्योंकि आगम खाते में क्या लिखते हैं हम, शुद्ध प्रीमियम। तो देखिए वर्ष में प्राप्त दिया है प्रीमियम कितना, 2,50,000। वर्ष के अंत में अदत्त प्रीमियम 30,000। गत वर्ष के अंत में अदत्त प्रीमियम 20,000। स्वीकृत पुनर्बीमा प्रीमियम 15,000। अर्पित पुनर्बीमा प्रीमियम 10,000। स्वीकृत मतलब जो है प्राप्त किया है, अर्पित मतलब होता है देय। ठीक है, उन्होंने प्रीमियम प्राप्त, पुनर्बीमा पर प्रीमियम प्राप्त किया है और पुनर्बीमा पर उन्होंने प्रीमियम दिया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम किसके अंतर्गत, सूची 1 के अंतर्गत, सूची 1 के अंतर्गत क्या गणना करेंगे, शुद्ध प्रीमियम, शुद्ध प्रीमियम प्राप्ति की गणना। सूची 1 शुद्ध प्रीमियम प्राप्ति की गणना 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। ये सॉल्यूशन लिख देते हैं। आइए अब हम तैयार करते हैं, है ना, क्या, शुद्ध प्रीमियम प्राप्ति की गणना। ये फॉर्मेट है विवरण, राशि और राशि। सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं कि वर्ष में प्राप्त। तो वर्ष में हमें कितना प्राप्त हुआ है, चालू वर्ष में हमारा 2,50,000 कितना प्राप्त हुआ है, 2,50,000। फिर उसके बाद हम इसमें क्या प्लस करते हैं, प्लस पुनर्बीमा प्राप्ति, पुनर्बीमा पर प्रीमियम प्राप्त।
तो कितना प्राप्त हुआ है? स्वीकृत पुनर्बीमा आपको दिया हुआ है, स्वीकृत पुनर्बीमा 15,000। तो हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे कर देंगे क्योंकि इसमें कुछ समायोजन है 15,000। अब इसमें क्या माइनस करेंगे? पुनर्बीमा पर अर्पित या देय प्रीमियम। तो पुनर्बीमा पर कितना देय है? 10,000। ठीक है, अब इसको प्लस माइनस करके यहाँ पे लिख देते हैं। कितना है? 15,000 में 10,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5,000। ठीक है, अब इसको टोटल कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 2,55,000। अब फिर यहाँ पे हम कुछ समायोजन करेंगे। समायोजन, तो समायोजन में क्या करेंगे? प्लस चालू वर्ष का अदत्त प्रीमियम। चालू वर्ष के अदत्त प्रीमियम को हम क्या कर देंगे? प्लस। तो चालू वर्ष का अदत्त प्रीमियम कितना दिया हुआ है हमको? 30,000। फिर माइनस क्या कर देंगे? गत वर्ष का प्रीमियम। तो गत वर्ष का प्रीमियम जो है हम इसमें क्या कर देंगे? माइनस। कितना है हमारे पास? 20,000। आप क्वेश्चन में दे सकते हो गत वर्ष का अंत में अदत्त प्रीमियम कितना? 20,000। तो हमारे पास कितना बचा फिर? 30,000 में 20,000 गया, फिर 10,000। फिर हम यहाँ कर देते हैं, चूँकि ये प्लस में है ना, और माइनस में रहता तो माइनस हो जाता, प्लस है तो कितना आ जाएगा हमारा? 2,65,000। ये जो 2,65,000 है वो हमारा क्या कहलाएगा? शुद्ध प्रीमियम प्राप्ति। क्या कहलाएगी? शुद्ध प्रीमियम प्राप्ति। तो इस तरीके से जो है आपको शुद्ध प्रीमियम प्राप्ति की गणना करना है। फिर जो अमाउंट आएगा उसको कहाँ लेके जाना है? आगम खाता में। थैंक यू।